हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिल जाएं, समय पर मिल जाएं। और विद्यार्थियों, आज आप लोग एक जो राजस्थानी शैली की एक मुख्य शैली है, आप आज उसको पढ़ेंगे। और आपका जो मारवाड़ शैली था वो कंप्लीट हो गया है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जितनी उप शैलियाँ थी उनको मैंने पढ़ा लिया है आपको। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी हड़ौती के अंतर्गत जो शैलियाँ उप शैलियाँ हैं उनको हम आपको बताएंगे। हड़ौती के अंदर कौन कौन सी उप शैलियाँ हैं, और हड़ौती शैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि हड़ौती शैली में कोटा, बूंदी, झालावाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ा इसके अंतर्गत उप शैलियाँ आती हैं। और जिसमें से हड़ौती में कोटा और बूंदी बहुत प्रमुख शैली है। राजस्थानी शैली की उप शैली के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध शैली है कोटा और बूंदी। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इसको डीपली में जाकर पढ़ेंगे और जितना मुझे यहाँ पर संभव हो सक रहा है उतना मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। मेन पॉइंट आपको मैं बताऊंगी। तो आप लोग आज पढ़ेंगे हड़ौती शैली। हड़ौती शैली, ये हड़ौती शैली मुख्य शैली है। इसके अंतर्गत कितनी उप शैलियां हैं? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ा, ये जो उप शैलियां हैं ये कौन कौन सी है उप शैलियां? कोटा, बूंदी, झालावाड़ा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ा ये इसकी उप शैलियां हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट शैली इसमें कोटा और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बूंदी। तो कोटा और बूंदी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कोटा शैली। कोटा शैली हम आपको आज पढ़ाएंगे। और कुछ हड़ौती शैली के बारे में, एक हड़ौती भाई ये मेन मुख्य शैली है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। तो यहाँ पर हड़ौती क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ हाड़ा राजा थे। यहाँ के राजा कैसे थे? हाड़ा राजा थे। हाड़ा राजा थे यहाँ पर। और यही राजा अपनी राजधानी, हाड़ा राजा अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? बूंदी में। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि हाड़ा राजाओं ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो बूंदी में बनाई थी। बूंदी हाड़ा राजाओं की राजधानी के लिए भी प्रसिद्ध था। अभी मैं आपको बूंदी नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये हड़ौती की बात है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। बाकी आपकी आज शैली चलेगी कोटा। हाड़ा राजाओं ने अपनी राजधानी बूंदी बनाई थी। बूंदी को हाड़ा राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई थी। अब हड़ौती राज्य की स्थापना किसने की थी? माधव सिंह हाड़ा ने। हड़ौती राज्य की स्थापना माधव सिंह हाड़ा ने की थी। माधव सिंह हाड़ा ने की थी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोटा में कौन से राजा प्रसिद्ध हैं या कोटा में किन राजाओं का शासन था, आप कहेंगे हाड़ा राजाओं का शासन था। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कभी कभी जब पूछ ली जाती हैं। तो हाड़ा राज्य की स्थापना किसने की थी? हड़ौती राज्य की माधव सिंह हाड़ा ने की थी। अब हम बात करते हैं कोटा शैली की। कोटा शैली जो कि हड़ौती के अंतर्गत आती है। कोटा शैली
हम बात करते हैं कोटा शैली की। तो कोटा शैली की खोज कब हुई? खोज, इसकी खोज 1952 ईस्वी में, इसकी खोज महत्वपूर्ण है। इसकी खोज 1952 ईस्वी में कर्नल जी.टी. गेयर, कर्नल जी.टी. गेयर ने की थी। कर्नल जी.टी. गेयर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1952 में इसकी खोज कर्नल जी.टी. गेयर ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपका। अब कोटा का नाम, यहाँ पर भीलों का शासन था। भीलों का, यहाँ पर जो शासन था वह किसका था? भीलों का शासन था। और भीलों का राजा कोट्या था। भीलों का राजा कोट्या था। और इसी कोट्या के नाम पर इस शैली का या इस स्थान का नाम कोटा पड़ा। भीलों का राजा कौन था? कोट्या था। और इसी के नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा। कोटा पड़ा। तो ये एक बहुत छोटी सी जानकारी, लेकिन भीलों का यहाँ पर शासन था। भील यहाँ पर ज्यादा थे और भीलों का मुखिया कौन था? कोट्या था। इसी के नाम पर इस शैली का नाम कोटा शैली पड़ा। कोटा शैली कला और संस्कृति के अलावा शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थानी शैली में कौन सा स्थान शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, आप कहेंगे कोटा। तो कोटा कला और संस्कृति के अलावा शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन सा? कोटा। ध्यान रखिएगा। अब कोटा शैली के चित्रकला की हम बात करेंगे। कोटा शैली में चित्रकला की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, कि कोटा शैली क्यों प्रसिद्ध है। कोटा शैली में किसके समय में रागमाला का चित्रण हुआ? कोटा शैली में किसके समय में शिकार ज्यादा बने? या कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर किसके समय पहुंचती है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होंगे, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। कोटा शैली में चित्रकला की शुरुआत राजा राम सिंह के समय में होती है। राजा राम सिंह के समय में चित्रकला की शुरुआत या प्रारंभ होता है राम सिंह के समय में। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोटा शैली अपने अस्तित्व में किसके समय में आती है? आप कहेंगे राम सिंह के समय में। राजा राम सिंह के समय में कोटा शैली अपने अस्तित्व में आती है। अब अगर हम बात करें कि कोटा शैली में कोटा शैली में कृष्ण से संबंधित, क्योंकि कोटा शैली तो मुख्य रूप से शिकार के लिए प्रसिद्ध है।
अगर बात करें कि कोटा शैली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, तो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? शिकार के लिए। शिकार के लिए कोटा शैली प्रसिद्ध है। शिकारों के चित्रण के लिए या शिकार के लिए कोटा शैली बहुत प्रसिद्ध है। जानवरों के लिए कोटा शैली बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा कोटा शैली क्यों प्रसिद्ध है? तो इसके अलावा भित्ति चित्रण के लिए अगर मुख्य विषय की बात होगी या सबसे ज्यादा की बात होगी तो शिकार के लिए, अन्यथा भित्ति चित्रण और शिकार के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रण और भित्ति चित्रण प्लस शिकार के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ शिकार का ही चित्रण हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थानी शैली मुख्य रूप से कृष्ण से संबंधित शैली है। भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के चित्रण के लिए जानी जाती है, प्रेम के चित्रण के लिए जानी जाती है, इसलिए यहाँ भी कृष्ण से संबंधित चित्रण हुआ है। तो इसके अलावा कृष्ण से संबंधित चित्र भी यहाँ पर बने हैं। श्री कृष्ण जी से संबंधित चित्र यहाँ पर बने हैं। यहाँ पर मतलब कोटा में बने हैं। कोटा में श्री कृष्ण से संबंधित चित्रण भी हुआ है। और किसके समय में हुआ है? देखिए, जब आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर शिकार के लिए, सबसे ज्यादा शिकार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अगर श्री कृष्ण से संबंधित चित्रण हो रहा है तो वह आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ तो इम्पॉर्टेंसी दी जा रही है किसको? शिकार चित्रण को, लेकिन श्री कृष्ण से संबंधित भी चित्र बने हैं। तो भीम सिंह के समय में कृष्ण से संबंधित चित्रण हुआ है। राजा भीम सिंह के समय में कृष्ण से संबंधित चित्रण हुआ है। राजा भीम सिंह के समय में कृष्ण से संबंधित चित्रण हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि भित्ति चित्रण के अलावा सबसे मुख्य विषय इसका है शिकार। और शिकार के अलावा अगर श्री कृष्ण से संबंधित चित्रण हो रहा है तो उसके राजा का नाम निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर, अब जब ये सभी कुछ आपका भित्ति चित्रण भी हो गया, शिकार भी हो गया, कृष्ण लीला से संबंधित चित्र भी हो गया, तो रागमाला का भी अंकन यहाँ पर हुआ है। रागमाला का भी अंकन हुआ है। अब जब मुख्य विषय तो मैंने बताया ये है, इसके अलावा ये है, और इसके अलावा ये है, और इसके अलावा रागमाला का भी अंकन यहाँ पर हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा कि रागमाला का चित्रण किसके समय में हुआ है। तो रागमाला का चित्रण गुमान सिंह के समय में, राजा गुमान सिंह के समय में गुमान सिंह के समय में रागमाला का चित्रण हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो शिकार के लिए प्रसिद्ध है ये शैली, लेकिन अगर कोई विशेष कार्य हुआ है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि गुमान सिंह के समय में रागमाला का चित्रण यहाँ पर हो रखा है। अब बात आती है कि यह शैली अपने चरमोत्कर्ष काल को कब प्राप्त होती है या किसके समय में प्राप्त होती है। तो इस शैली का चरमोत्कर्ष होता है राजा उम्मेद सिंह के समय में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। तो समय भी याद रखेंगे, चरमोत्कर्ष काल, चरमोत्कर्ष इसका
इस शैली का चरमोत्कर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय में होता है? तो राजा उम्मेद सिंह के समय में इस शैली का चरमोत्कर्ष होता है। राजा उम्मेद सिंह के समय में। और समय क्या है? अगर काल की हम बात करें, अगर समय की बात करें तो 17वीं 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में इस शैली का चरमोत्कर्ष हो जाता है। चरमोत्कर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा पूछी जाती हैं, उनको ज़्यादा फोकस करिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत एक लाइन में आपको समझना होता है, क्योंकि डीप में जाना बहुत वहाँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं इसको बार बार आपको इसीलिए बता रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यह शैली बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ये शैली। अब बात जब 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका चरमोत्कर्ष होता है, तो यह शैली राजा उम्मेद सिंह के समय में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं, कोटा शैली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए आज मैं थोड़ा सा साइड होके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत स्टूडेंट के हमारे मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि मैम थोड़ा सा साइड हो जाए करिए, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया करूँगी। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे, आप मेरा सम्मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और मुझे ये सब जान के बहुत अच्छा लगता है। और मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है, इसलिए हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। और अगर आप लोगों के अच्छे सुझाव होते हैं, अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का मैसेज रहता है मैम डेली वीडियो अपलोड करिए। मैं भी चाहती हूँ डेली वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन क्या करूँ, समय के अभाव की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन मैं पूर्णतः कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक वीडियो डेली जरूर मिले। अब विशेषता की बात आती है, कोटा शैली की विशेषता में कोटा शैली की विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है शिकार चित्रण। अब शिकार चित्रण हो गया, और यहाँ के जो चित्र हैं, जो कोटा शैली के चित्र हैं, सबसे ज्यादा कहाँ सुरक्षित है? सबसे ज्यादा कहाँ सुरक्षित है? कोटा शैली के सबसे ज्यादा चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सबसे ज्यादा चित्र किसके? कोटा शैली के यहीं पर सुरक्षित हैं। अब कुछ विद्यार्थी होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है? लंदन में है। और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? कोलकाता में है। नो कंफ्यूजन, कंफ्यूज ना होइए, दोनों चीज को आप एक जगह जब लिख लेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कभी आपसे पूछा जाए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है, तो कोलकाता में है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है? तो लंदन में है। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आप सभी के लिए। तो इस शैली की, इस शैली की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर महिलाओं को भी शिकार करते दर्शाया गया है। यह कहीं भी पूरी राजस्थानी शैली में कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि महिला को शिकार करते हुए दर्शाया गया हो। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा आपके लिए कि किस शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है।
तो यहाँ पर इसकी एक बहुत बड़ी और प्रमुख विशेषता महिलाओं को शिकार करते हुए, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। महिलाओं को भी शिकार करते दिखाया गया है। यह इस शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनती है। अब यहाँ पर चित्रों, अब अगर हम बात करें रंग की, तो यहाँ पर पृष्ठभूमि कैसी है? पृष्ठभूमि यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि हरे रंग की है। हाशिया कैसा है? हाशिया कैसा है? हाशिया लाल तथा नीला हाशिया, लाल तथा नीले हाशिए का प्रयोग, नीले रंग के हाशिए का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। लाल तथा नीला हाशिया यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। और कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करें, प्रमुख चित्रकार, तो नूर मोहम्मद, डालू राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, डालू राम, लच्छी राम, ये बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार डालू राम है, जो वही डालू राम जो भित्ति चित्रण में दक्ष था, वही डालू राम जो रागमाला का चित्रण यहाँ पर करता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार है आपका डालू राम। तो डालू राम यहाँ पर राजा गुमान सिंह के समय में कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला का सेट तैयार करते हैं। सबसे बड़ा रागमाला का सेट, सबसे बड़ा रागमाला का सेट कौन तैयार करता है? डालू राम। किसके समय में? राजा गुमान सिंह के समय में सबसे बड़ा रागमाला का सेट तैयार होता है। मतलब रागमाला के सर्वाधिक चित्रण कौन करता है? कोटा शैली में डालू राम करता है, डालू राम नाम का चित्रकार करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और जो भी कुछ आपको मिले, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिले उनको जरूर आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि यह शैली बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। और आप सभी से मैं कहूँगी कि मेरी कुछ बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको बताऊंगी। ऑनलाइन क्लास कैसे आपको लेनी है, ये थोड़ा सा जो स्टूडेंट है जो ताकि जो है बहुत परेशान रहते हैं वो, और फ़ोन करते हैं कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं कोई ऐसा काम ना कर दे। तो मैं आप लोगों को, सभी स्टूडेंट को ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लास शाम को 4 बजे से होती है और 5:30 बजे तक होती है, यानी 1.5 घंटे की। उसके बाद 7 बजे से डाउट क्लास होती है, और उस डाउट क्लास को मैंने अभी शुरू किया है और शुरुआत से उसमें पढ़ा रही हूँ। और जिन विद्यार्थियों, क्योंकि अब डेली मान के चलिए कि अभी इतना जो है नहीं हमको समय मिल पाता है कि मैं और भी नई क्लास को शुरू कर पाऊँ। तो ये मैंने एक अच्छा आइडिया आप लोगों के लिए सोचा हुआ है कि जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि आप लोग 1.5 घंटे की क्लास वहाँ लेंगे, 1 घंटे की क्लास डाउट क्लास में होगा, जो कि आप लोगों को शुरू से बताया जाएगा। एक तरीके से न्यू बैच ही है ये, शुरू से बताया जाएगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपका आंसर दिया जाएगा। और मेरी क्लास में आपको 2.5 घंटे की क्लास मिलती है, 1.5 घंटे की क्लास मिलती है। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं होंगी, सारी क्लासेस लाइव होगी, और लाइव के बाद वही क्लासेस जो है रिकॉर्डेड होती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको मैं भ्रम से एडमिशन करा लूँ और आपको दे दूँ रिकॉर्डेड क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास तो होती ही है, लेकिन लाइव क्लास के बाद में वही क्लास जो है रिकॉर्डेड हो जाती है। इसलिए
घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात परीक्षा की, तो विद्यार्थियों अभी बहुत समय है परीक्षा के लिए। परीक्षा 2 या 3 महीने में नहीं होने वाली है। इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहें। और ये डाउट क्लास भी बार बार नहीं चल पाएगी और फीस भी कोरोना काल को देखते हुए मैंने स्वयं से फीस भी कम कर दी है। तो जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना हो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से एडमिशन ले लें। समझ के चलिए न्यू क्लास ही चल रही है, न्यू बैच ही चल रही है, क्योंकि उनको 2-2 क्लासेस मिलती हैं। इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं। जब आप हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने तो आप हमारी जिम्मेदारी बनते हैं, और इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ती हूँ। ये सभी हमारे जितने विद्यार्थी हैं सभी को ये चीज़ें पता है। हमारे यहाँ कोई किसी भी गलत तरीके का कोई भी कार्य नहीं होगा आपके साथ। निश्चिंत होकर पढ़िए। मेरी क्लास में क्या है, मेरी क्लास में ऑनलाइन क्लास है, इसके बाद में मैं पूरा यूथ, आप समझिए 8000 क्वेश्चन है यूथ में, उसको मैं पूरा सॉल्व करती हूँ, कराती हूँ, आपको आपके सामने सॉल्व कराती हूँ। और वो कितनी गलत है ये सारे विद्यार्थी जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं। इसलिए मैं उनको सही कराती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं और जो विद्यार्थी गलत पढ़ के बैठे रहते हैं उनका बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं उसको सॉल्व करा के, और जब मैं अपना टेस्ट लेती हूँ तो मान के चलिए दोनों को मिला के कम से कम आपको 10 से 12,000 क्वेश्चन मिलते हैं। और ये कहीं कम नहीं है, आपके लिए बहुत है। पहली चीज, आप एक दिशा में पढ़ते हैं, एक निश्चित दिशा में पढ़ते हैं, कहीं दिशाहीन नहीं होते हैं हमारे यहाँ आकर, ये बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ कि बहुत से विद्यार्थी बहुत परेशान रहते हैं कि मैम क्लास लूँगा या लूँगी तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं आप बंद कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम में मत रहिए, पढ़िए, अपने जीवन को संवारिए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। पढ़ने का समय भी पर्याप्त है, पढ़िए और अपने जीवन को जो है संवारिए, क्योंकि आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं कि क्या कंडीशन होने वाली है। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।